हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आप सभी के। सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये दिवाली सीज़न बहुत अच्छा बीता है। आज 7 तारीख है, संडे है, लगभग दिवाली सीज़न इज़ ओवर और कल मंडे से अगेन हमारा रेगुलर प्रैक्टिसेस अपनी डे टू डे लाइफ की स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा बेटा, आज हम लोग यहाँ पे एक वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक ये है कि अगर किसी ने अगर इन्वॉइस इशू किया हो छोटे अमाउंट का, 200 रुपये से कम का, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं जीएसटी में। इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है अन अकेडमी के बिहाफ के ऊपर। अन अकेडमी का एक बड़ा शानदार प्रोग्राम है जिसका नाम है सी ए आइकॉनिक आइकॉनिक प्रोग्राम। आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर आपको प्लस के सारे फीचर मिलते हैं और उसके साथ साथ में, प्लस के फीचर के साथ साथ में आपको 5 फीचर्स और एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे कि आपको फिजिकल कॉपी मिलती है बुक्स की, आपको एक मेंटोर दिया जाता है जो आपकी मदद करता है आपकी सारी प्लानिंग करने में, पढ़ाई लिखाई में, और इस तरह की कुछ और आने वाले दिनों में 2-3 फीचर्स और इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं, जिसके अंदर एक तो लाइफ मेंटरिंग प्रोग्राम होने वाला है। इसके साथ साथ में आपकी इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज होगी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मई 22 या नवंबर 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और उन टेस्ट का हाथ से सोल्यूशन चेक करके आप लोगों के साथ वो शेयर किया जाएगा। ये बेनिफिट आइकॉनिक वाले स्टूडेंट्स को ही मिलेगा और ये बेनिफिट जो प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं मिलेगा। आइकॉनिक के लिए आपको क्या फीस पे करनी होगी वो मैं एक बार आपके लिए बता देता हूं। अगर आप 24 महीने का 2 साल के लिए आइकॉनिक का प्रोग्राम लेते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं, तो आपकी फीस आती है 62,000 रुपीज़ की। 1 साल के लिए 38,250 रुपीज़ की और साथ साथ में 6 महीने के लिए 30,000 रुपीज़। तो मेरे ख्याल से जो आइडियली आपको चूज करना चाहिए वो है 12 महीने का। अगर आप सी फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और आप फाउंडेशन प्लस इंटर के बारे में सोच रहे हैं तो 2 साल का मैं आपको रिकमेंड करूंगा। 66,000 रुपीज़ इसका अमाउंट बनता है। एंड इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरा कोड CA जोहर यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 10% का उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। आइए मेरे बेटा, अब हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक यूज स्टार्ट करते हैं एंड दैट टॉपिक इज इनवॉइस फॉर द वैल्यू ऑफ लेस देन और इक्वल टू 200 रुपीज। क्या ट्रीटमेंट होगा एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू। यहां पे लिखना कंसेप्ट ऑफ ₹200, बस इतना लिखेगा, हेडिंग देना कंसेप्ट ऑफ ₹200। 200 रुपए वाला कंसेप्ट क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जामिनर बना सकता है। अगेन जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हमारा मतलब है कि एग्जामिनर यहां पे क्या कर सकता है, एग्जामिनर यहां पे एक छोटा सा केस स्टडी बना सकता है। तो ध्यान से करना मेरे बच्चे, बी वेरी वेरी केयरफुल। कंसेप्ट ऑफ 200 रुपीज। The registered person may not issue tax invoice. He may not issue tax invoice if may not issue tax invoice and may not issue bill of supply. May not issue tax invoice के साथ साथ में लिख देना स्लैश बिल ऑफ सप्लाई, दोनों की बात कर रहे हैं, स्लैश बिल ऑफ सप्लाई। इफ, अब एक शर्त है यहां पे, इफ पॉइंट नंबर ए, वैल्यू ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ सर्विसेज और वैल्यू ऑफ बोथ इज लेस देन ₹200, इज लेस देन ₹200। और साथ साथ में इसमें एक और चीज है, एंड बी, द रिसीवर या रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर इनवॉइस या बिल। कुछ भी आप कह देना, वो कहता कि मेरे को ना इनवॉइस चाहिए ना बिल चाहिए। अच्छा, इसके आगे लिखिएगा, In such case, कौन सा केस की बात कर रहे हैं, when both of above mentioned cases, conditions are satisfied,
इन सच केस जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, द सप्लायर may not issue invoice or bill for every transaction. May not issue invoice or bill for every transaction, but at the same time he has to issue consolidated invoice. He has to issue consolidated invoice at the end of day. He has to issue the consolidated invoice at the end of each day. Each word लिख देना जरूर. At the end of each day. At the end of each day. ठीक है जी. तो ये प्रोविजन दोनों के लिए है, टैक्स इनवॉइस के लिए भी है और बिल ऑफ सप्लाई के लिए भी है. अब ये कंसेप्ट देखो, दोबारा से इस बात को समझो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. मैं आपको ये बता रहा हूं. आप एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझो. मेरे हाथ में इस समय ये एक पेन है. समहाउ पता नहीं क्यों मैं हमेशा इम्पैक्ट का पेन यूज करना पसंद करता हूं. तो ये इम्पैक्ट का रेड पेन है मेरे हाथ में. तो कई बार मैं क्या करता हूं कि किताब के अंदर कहीं पे कुछ करेक्शन मार्क करनी है या अदरवाइज कुछ मार्किंग करनी है, तो वो मार्किंग मैं कर लेता हूं इस रेड पेन से. और इम्पैक्ट का पेन है. ये इम्पैक्ट का पेन आता है 90 रुपीज का. 90 रुपए का एक पेन आता है ये वाला. मान लीजिए मैं स्टेशनरी की दुकान पे गया और मैंने उसको कहा, स्टेशनरी वाले को, कि साहब मेरे को एक इम्पैक्ट का पेन दे दो. उसने फटाफट इम्पैक्ट का पेन निकाला. मैंने 100 रुपए का नोट उसको दिया. उसने मेरे को 10 रुपए वापस किए और मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट. मैं वहां से चल पड़ा. अब जरा छोटी सी बात को इमेजिन करो कि अगर मैं अब उसके सिर पे खड़ा हो जाऊं इस 90 रुपए के पेन के लिए, मैं उसको बोलूं मेरे को फटाफट टैक्स इनवॉइस बना के दे, अब भी दे मेरे को टैक्स इनवॉइस बना के. तो बेचारा ऐसे कितनी सारी ट्रांजैक्शन एक दिन में करता होगा. कितने ही लोग उसके पास आते होंगे पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर परचेस करने के लिए, और वो सबको ऐसे एक एक करके इनवॉइस इशू करता रहे, छोटे छोटे अमाउंट्स का. और आप ध्यान रखना, कई सिचुएशंस तो ऐसी होती हैं जहां पे सप्लाई की वैल्यू कम होगी लेकिन उसके इनवॉइस को इशू करने की का खर्चा ज्यादा होगा. क्योंकि इनवॉइस बनाने के लिए एक पर्सन बैठा होगा जो ये काम कर रहा होगा, कंप्यूटर चल रहा होगा, कंप्यूटर की बिजली की कॉस्ट आ रही होगी, प्रिंटर की कॉस्ट आ रही होगी, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन होगा, प्रिंटर का डेप्रिसिएशन होगा. तो ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट करो तो पॉसिबल है कि ओवरऑल कॉस्ट आ रही हो 12 रुपए, 15 रुपए सिर्फ इनवॉइस इशू करने की. और जो प्रोडक्ट परचेज किया वो 4 या 5 रुपए का परचेज किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रबर मैंने परचेज किया, इरेजर मैंने परचेज किया. कितने का आएगा इरेजर? 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए. और मैं को नहीं, अब मैंने इरेजर परचेज किया, इसका मेरे को इनवॉइस बना के दे, बिल बना के दे. इनवॉइस बनाने का खर्चा 10 रुपए से ज्यादा पड़ जाएगा. तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसे केसेस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है. नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि हर दुकानदार इनवॉइस बनाता रहे. तो ऐसे जो छोटे दुकानदार हैं उन लोगों को गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया. गवर्नमेंट ने कहा कि आपको बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस, दोनों हो सकते हैं, बिल ऑफ सप्लाई भी हो सकता है, टैक्स इनवॉइस भी हो सकता है, बनाने की जरूरत नहीं है. अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फेल हो गई तो आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा. अब 2 कंडीशन कौन सी है? ध्यान से देखिए 2 कंडीशन कौन सी है. 2 कंडीशन है कि जो सप्लाई की कीमत है वो 200 रुपए से कम की है. सप्लाई की कीमत 200 रुपए से कम की है. आप किसी दुकान पे गए, वहां से जाके आपने टिक्के छोलों की एक प्लेट खरीदी. टिक्के छोलों की प्लेट जो है वो प्लेट है 80 रुपए की, 80 रुपीज की. याद रखना, रेस्टोरेंट टिक्की छोले बेचना रेस्टोरेंट की किस में आ रहा है? रेस्टोरेंट वाला का फूड सर्विसेज की कैटेगरी में आता है, ना कि गुड्स की कैटेगरी में आता है. तो रेस्टोरेंट वाले ने सर्विसेज दी 200 रुपए से कम की. इसी प्रकार से स्टेशनरी वाले ने पेन बेचा, ये वाला इम्पैक्ट का पेन बेचा 200 रुपए से कम का. तो अब ऐसी सिचुएशन में उसको क्या फोर्स करे कि भाई तू बिल बना,
गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इन सर्विसेज की कीमत, गुड्स की कीमत 200 रुपए से कम है, और साथ में जो रिसीवर है वो कहता नहीं यार मेरे को बिल की जरूरत नहीं है, छोड़ अपने पास रख बिल। तो ऐसी केस में अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इशू द इनवॉइस और द बिल ऑफ सप्लाई एट एवरी ट्रांजैक्शन, नो। फिर क्या करना होगा? गवर्नमेंट का भी ऐसी जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी हैं पूरे दिन में, उन सारी ट्रांजैक्शन का एक कॉमन बिल बना देना एट द एंड ऑफ द डे। तो आप ये देखते रहना कि आपने ऐसे कितनी ट्रांजैक्शन करी है, टिक्की छोले बेचने वाले ने कितनी प्लेटें टिक्की छोले बेचे हैं, उन सबका एक कॉमन इनवॉइस बना देना। पेन बेचने वाले ने कितने पेन बेचे हैं, उन सबका एक इनवॉइस बना देना। ये कब होगा? जब दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी दो कंडीशन? पहली कंडीशन, जो इनवॉइस वैल्यू है, जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है, वो 200 रुपए से कम हो। दूसरी कंडीशन, जहां पे रिसीवर कह दे कि मेरे को बिल की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो गई, इनवॉइस बनाना जरूरी होगा। ये मैंने आपको लिख के दिया है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना दीजिए। उस केस में फिर आपको अलग अलग इनवॉइस बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। फेयर इनफ। यहां पे एक चीज मैं कर सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं कि मैं अपनी किताब में आपको, अपनी किताब के अंदर इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो है पेज नंबर 298। तो पेज नंबर 298 के ऊपर इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूं। ये पेज नंबर है 298, सॉरी, तो मेरे को आगे जाना चाहिए, मैं पीछे जा रहा था। पेज नंबर 298 निकाल लीजिए, आप लोग भी निकाल लीजिए। और पेज नंबर 298 के ऊपर इसका इसी 200 रुपए वाले कंसेप्ट का एग्जाम्पल है। फटाफट मैं आपको वो वाला एग्जाम्पल करवा देता हूं। यू विल हैव अ वेरी वेरी फेयर आइडिया कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर आपको यहां पे दे सकता है। आओ मेरे बेटा, वी आर ऑन पेज नंबर 298। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके सामने है। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कहता है, JGC Limited is a trader and he is dealing in the stationery items. तो स्टेशनरी आइटम में डील करता है, एक व्यक्ति है, एक कंपनी है JGC Limited. It is registered under GST and has undertaken the following sales during the year. उसकी ये सेल्स हुई है ड्यूरिंग द डे, इस साल उसकी, इस दिन उसकी ये सेल्स हुई है, आज के दिन। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, 5 सेल्स उसने करी है। उसे गुड्स बेचे हैं एक ट्रेडर को, जो कि एक रजिस्टर्ड रिटेल ट्रेडर है, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करता है, परचेजर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा है, और गुड्स की कीमत है 190 रुपए। गुड्स की कीमत है 190 रुपए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहां पे है तो 190 रुपए की कीमत, जो कि है तो 200 रुपए से कम, तो क्या यहां पे कंसोलिडेटेड इनवॉइस इश्यू हो सकता है? मेरे बेटा, कॉम्पोजिशन डीलर है, एक रजिस्टर्ड डीलर है, एक रजिस्टर्ड डीलर है। जो रिसीवर है वो नॉट रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, अनरजिस्टर्ड डीलर नहीं है। क्या मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर वाली बात लिखवाई थी आपको? यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये लिख लो यार, ये देखो बीच में मिस हो जाता ना अगर एग्जाम्पल ना करते तो। पॉइंट नंबर बी देखो आपने क्या लिखा है, रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर इनवॉइस एंड बिल एज, इसको कंप्लीट कर लेना, पॉइंट नंबर बी को कंप्लीट कर लेना, व्हेन, या इसी में लिख देना एंड करके लिख देना चलेगा, एंड रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड डीलर। तो ये बात जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाली बात लिख लेना, दैट द रिसीवर शुड बी द अनरजिस्टर्ड पर्सन। और उसके साथ साथ में यहां पे और वर्ड है, या तो वो अनरजिस्टर्ड हो, या फिर वो कहे कि साहब मेरे को इनवॉइस और बिल की जरूरत नहीं है। जो रिसिपिएंट होगा वो अगर रजिस्टर्ड है तो फिर तो आप बच ही नहीं पाएंगे, इनवॉइस तो आपको इशू करना ही होगा। अब आइए जरा यहां पे देखते हैं, जो एक पॉइंट, एक लिंक मिस हो गया था, मैंने आपको वो भी करवा दिया। तो मिस्टर ए जो है ये रजिस्टर्ड ट्रेडर है, और क्योंकि ये रजिस्टर्ड ट्रेडर है इसके लिए आपको इनवॉइस इशू करना जरूरी होगा, क्योंकि वो डिमांड करेगा इनवॉइस, अपनी अकाउंटिंग के लिए वो डिमांड करेगा इनवॉइस। हालांकि इसमें एक आर्गुमेंट आ सकता है
कि सर कॉम्पोजिशन डीलर वाले को तो इनपुट मिलेगा ही नहीं, और जब उसे इनपुट मिलेगा ही नहीं तो ऐसी सिचुएशन में वो शायद इनवॉइस ना मांगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो शायद इनवॉइस ना मांगे, लेकिन ध्यान रखिएगा वो एक रजिस्टर्ड डीलर है। क्योंकि वो रजिस्टर्ड डीलर है तो यहां पे उसको इनवॉइस इशू करना ही होगा, चाहे वो मांगे या ना मांगे। दूसरी बात, आईटीसी नहीं मिलेगा तो भी आपको इनवॉइस तो देना पड़ेगा। दूसरा, बी इंटरप्राइजेस है जो कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो भाई एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि वो सामान खरीदे 200 रुपए से कम का। यहां पे वो सामान खरीद रहा है 358 का, तो यहां पे भी इनवॉइस इशू करना जरूरी है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे आई इनवॉइस इशू करना है, यहां पे लिखा आई इनवॉइस इशू करना है। सी एक पेंटर है जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अनरजिस्टर्ड है तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, और उसने सामान खरीदा 500 रुपए का। 500 का सामान खरीदने का मतलब इनवॉइस इशू करना यहां पे भी जरूरी होगा, क्योंकि 200 रुपए से ज्यादा का सामान है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति है डी जो कि ऑर्फनेज है। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम। एक अनाथ आश्रम है जो कि एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है। चलो, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और साथ साथ में इन्होंने सामान खरीदा 188 रुपीज का। मेरे बेटा यहां पे यस, अब यहां पे इनवॉइस अलग से इशू करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो, अलग से इनवॉइस इशू करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे की बात देखिएगा, एक स्टूडेंट है ई जो कि अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सामान खरीदा 158 का, 200 रुपए से कम का सामान है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो आप क्या कर सकते हो, इसका 4 और 5 नंबर पॉइंट का आप दोनों का कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो। दोनों का कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू किया जा सकता है फॉर पॉइंट नंबर 4 एंड फॉर पॉइंट नंबर 5। ठीक है जी, तो ये एक आपके पास एग्जांपल आ गया। तो याद रखिएगा, अनरजिस्टर्ड हो वो कह दे मेरे को बिल नहीं चाहिए, 200 रुपए से कम का हो, तब आप ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, और दोनों सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो या फिर वो बिल ऑफ सप्लाई हो। तो एक बहुत बहुत जरूरी कंसेप्ट यहां पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है।